सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अनुप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको हिमालय की सौंदर्यता और श्रमशील महिलाओं द्वारा मतलब पहाड़ी में औरतों की श्रमशीलता के बारे में बताया। आज मैं जो आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो वीडियो है कटाव की यात्रा। अर्थात वहाँ से जब निकलते यूमथांग की ओर निकले तो यूमथांग में कुछ रात मतलब एक रात बिताई उन्होंने। वो रात कैसी थी इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो लायुंग यूमथांग के लिए जब निकले तो एक रास्ते में आता है लायुंग, जगह का नाम है लायुंग। ठीक है, तो यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। ठीक है ना। तो लायुंग कैसा है? गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। उसका नाम क्या है? लायुंग। बहुत शांत है। ठीक है ना। पहाड़ियों के बीच में मतलब जो ऊंचाई ऊपर तल पर चलते वक्त एक रास्ते में यूमथांग से पहले क्या आता है? लायुंग। तो सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, मतलब सारी दौड़ धूप से दूर। दौड़ धूप मतलब दौड़ धूप भरी जिंदगी जो है, मतलब पूरे दिन की थकावट जब इंसान को होती है तो रात बड़ी शांति से गुजरती है, उसकी बड़ी मतलब चैन से गुजरती है। तो मतलब दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही है, ठीक है, उसी लाइन में हम ठहरे थे। मतलब कोई छोटी सी बस्ती है, वहां पे कुछ सिक्किमी परिवार है जिनकी झोपड़ियां बनी हुई हैं, हट्स बने हुए हैं। ठीक है। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी की छोटे से घर में, मतलब तीस्ता नदी के किनारे एक लकड़ी का छोटा सा घर बना हुआ है। वहां पर कौन ठहरा हुआ है? काफी कुछ यात्री भी ठहरे हुए थे, कुछ जो पहले से आए हुए थे, और डॉक्टर मधु काकड़िया और उनकी सहेली मनी और कौन ट्रैवल कम गाइड जितेंद्र नार्गे, ये सब वहां रुक गए थे कुछ पल के लिए क्योंकि रात होने वाली थी। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। हाथ मुंह धोकर के तुरंत ही तीस्ता नदी किनारे कौन बैठ गई? लेखिका। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम धीरे धीरे हवा बह रही थी, धीमी धीमी हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत नहीं चांद को ढक रखा था। मतलब जो बादल हैं उनकी जो परत है, जो धुंध है, उससे पूरा जो पहाड़ है वो ढक गया था। ठीक है। तो बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। जो लोग काम करके आए थे, जो श्रमशील महिलाएं थी, जो लोग काम करके आए थे, वो अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। वातावरण बहुत शांत था, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, बस पक्षियों की चहचहाट, नदियों की कलकल, झरनों की कलकल। और ठीक है ना। तो ये केवल यही आवाज, मध्यम मध्यम धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है। मंदिर की घंटियों से घुंघरू की रुनझुनाहट सी एक ऐसा वातावरण था। ठीक है। आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व, ज्ञान का नन्हा सा, ज्ञान में जो भी कुछ ग्रहण किया था उसका नन्हा सा बोधिसत्व, जो भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान किया था, है ना, वो ऊपर उठने लगा, वो बातें याद आने लगी। ठीक है। वही सुख शांति और सुकून है। वाकई में यहाँ शांति और सुकून है। ऐसी जगह पर क्या है? वाकई में होता है, शांति और सुकून मिलता ही जहाँ अखंडित संपूर्णता है, जहाँ अखंडित, जिसके खंड न किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके, वही संपूर्णता है। पूरा क्या है? हमें जो जिंदगी में जो भी कुछ पाना है, वाकई में असली सुख जो है वो ऐसी जगह पर ही है। धन दौलत मतलब ऐश्वर्य पूंजी कमा करके तो सुख प्राप्त करता ही इंसान, वो एक अलग रुख में है। लेकिन जब हिमालय की वादियों में जब इंसान जाता है और जिसका मन वाकई में ऐसी जगह जाकर के मन लगता है, जिसे आने का कोई मन नहीं करता, वो ऐसा लगता है कि मैं यहीं रह जाऊं, यहीं का होके रह जाऊं, वो मनुष्य सारे सुख मतलब मोह माया से ग्रसित जीवन को भूल करके ऐसे वातावरण में रहना पसंद करेगा। ठीक है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और कड़ी से गति से खिलवाड़ किया है। हमारी जो पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया। आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन जैसे बढ़ रहा है, तो पीढ़ी क्या है, उन्होंने पेड़ पौधों को काटा है। ठीक है ना। दुर्लभ होती पक्षियों को मतलब उनका विनाश किया, उनका नाश किया है। ठीक है। तो जो प्रकृति की जो लय और ताल है उससे साथ एक तरह से खिलवाड़ किया है, अक्षम्य अपराध किया जो क्षमा नहीं किया जा सकता।
हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं दर्शन बन गया था। ये मैंने आपको पिछली कविता में बताया था। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। कौन पहुंची? लेखिका। जहाँ तीस्ता नदी की झरने थी, बह रही थी, धार थी। बहते पानी को अपनी अंजुली से भरा, बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। तो अतीत यानी बीते हुए पल जो है, उनके द्वारा बिताए हुए अतीत जो बीता हुआ पल है, वो अंदर से क्या है, बाहर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, यादों में कौंधा। और हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है, क्या संकल्प करो, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। देखिए उस समय वो संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर भी एक प्रार्थना थी, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। वो स्वयं को एक कमजोर व्यक्ति मान रही थी। उसकी प्रार्थना मतलब वो चाहती कि मैं अब क्या संकल्प लूं, क्योंकि मैं खुद एक कमजोर व्यक्ति हूँ। भीतर का सारा हलाल, भीतर का सारा विष और जहर, हलाल मतलब विष और या जहर, ठीक है, सारी तामसिकताएं, सारी बुराइयां बह जाए, बस यही चाहती थी लेखिका। कि वो अंजलि में जब जल भरा तो उन्होंने ये कहा था, भीतर में जो मेरी जितनी विषमताएं हैं, जितनी भी मेरे अंदर जहर है और जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी मतलब दुर्बल मानसिकताएं हैं, ठीक है ना, वो सब बह जाए इसी बहती धारा में। इस तीस्ता नदी की बहती धारा बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेंद्र ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया। मतलब जितेंद्र आगे के साथ और भी कुछ गायक थे जो अलग अलग यात्रियों को लेकर आए थे, अलग अलग यात्रियों को लेके आए थे, ठीक है ना, टूरिस्ट को लेके आए थे अलग अलग। तो उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर सब उनके अपने संगी साथियों के साथ नाच रहा था। कौन? जितेंद्र आगे, ठीक है ना। तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी से मोहक हुआ रात महक उठी। ऐसा लगता है कि आदिम रात्रि की महक से, जो मतलब जल से युक्त हो, रात्रि में जहाँ पर सब कुछ सम्मिलित हो, तो महक से, परियों की कहानी से मोहक रात महक उठी, ठीक है ना। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, मस्ती और मादकता का ऐसा संयोग, संक्रमण मतलब मिलन हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मतलब सब जितने भी सैलानी थे वो गोल गोल घेरा बना करके नाचने लगे। आँच चेताली थी रास्ते में, मतलब वहां पर लकड़ियों से कुछ आँच जला ली और आँच के चारों ओर घूमने लगे, ठीक है ना। तो मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने, अब मधु काकरे की सहेली थी, 50 साल की उम्र थी। मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया, वो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब भौचक्के रह गए, अवाक रह गए, उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। मनी जो 50 वर्षीय एक महिला है, जिसके अंदर भी ऐसा जोश, ऐसा जुनून उत्पन्न हुआ, ऐसे वातावरण को देख करके, ऐसे दृश्य को देख करके वो झूम उठी, नाच उठी और इतना शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि सभी उसकी ओर देखते रह गए। कहाँ से आता था इतना आनंद, कहाँ से आता था इतना आनंद? लाइन की सुबह की बात करते हैं, जब लाइन में ठहरा था। छोटा सा कस्बा है, छोटी सी बस्ती है, बेहद शांत और सुरम्य है, मन को भाने वाली है। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई, तीस्ता नदी के शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई, वही जो रात्रि की तरह समान जो बह रही थी, वैसे ही दिन में भी वही शुरुआत थी, जो निरंतर गतिमान थी तीस्ता नदी, ठीक है। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन, अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, ठीक है ना, पहाड़ी आलू, धान की खेती, चावल की खेती और दारू का व्यापार। और जो दारू का व्यापार है, मतलब जो मादक पदार्थ है उसका व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई। कौन निकल गई? लेखिका अकेले ही वो घूमने चली गई, टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल की शुरुआती महीना था। अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। अप्रैल में तो वैसे गर्मी सर्दी का थोड़ा बहुत रुख तो होता है, लेकिन गर्मी का आभासा होने लग जाता है। लेकिन ऐसे हिमालय मतलब ऊंचाई पर जाने पर तो ठंड लगती है, ये तो पॉसिबल है, संभव है कि ठंड जैसी ऊंचाई पर जाओगे सर्दी बढ़ेगी, ठीक है। यदि भी हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई से थे, समुद्र लेवल से, सी लेवल मतलब समुद्र लेवल से हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। कितनी ऊंचाई पर थे वो? मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। कौन? मधु काकरिया लेखिका जो है, बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़, हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। कि जो जहाँ मैदानों से मतलब तलहटी जमीन से आए हुए लोग जो ऊंचाई पर जाएंगे बर्फ देखने के लिए, जो समतल जो
जब भूमि मतलब स्थिति से आए हुए जो लोग विषम स्थिति की ओर जाएंगे, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, तो मतलब पर्वत मतलब पहाड़ी प्रदेशों की ओर जाएंगे, तो वहां उन्हें बर्फ देखना एक जन्नत से कम नहीं लगता है। ठीक है। वहीं पर घूमते हुए सिक्किमी नवयुग ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि स्नोफॉल जो है, बर्फबारी जो है, कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊं, तो उसने मुझे एडवाइस दी। किसने? एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि अगर वो कटाऊ चली जाए तो मुझे वहां सड़कें बर्फ मिल जाएगी, 100% वहां बर्फ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। मैंने अब कटाऊ के बारे में यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया है। कटाऊ जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में था। कटाऊ जो एक ऐसा स्थल है जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, लेकिन वाकई में वो स्विट्जरलैंड को भी फेल कर दे, ऐसा क्या है, स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है वो, कि जो स्विट्जरलैंड जैसे बहुत मतलब जाने माने जो एक मतलब बर्फीला जो स्थान है वहाँ, उसको भी वो फेल कर दे। ठीक है ना। और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाऊ जो लायुंग जहाँ पर वो ठहरे थे वहां से 500 फीट ऊंचाई पर था। करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझे बता रहा था कि उसकी घरवाली उसके छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्साहपूर्वक देख रही है, बड़े उत्साह से देख रही है। कि वो नवयुवक जो बता रहा था कि कटाऊ जाना चाहिए उसको, उसकी जो पत्नी है, ठीक है ना, वो उन दोनों उसको बड़ी उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। किनको? मनी को। क्यों? मनी टहनी निकल गई कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। उसका महुआ जो है गुड़ुप कर लिया। गुड़ुप यानी निगल लिया। महुआ क्या होता है? जो पेड़ पर महुआ लगा होता है, फल होता है, उसकी दारू बनती है, जो बर्फीले स्थानों पर विशेषकर मिल ही जाता है। महुआ एक फल होता है जिसकी दारू बनती है, जिसकी शराब बनती है। वो शराब निकालने के बाद उसकी जो चर्बी रह जाती है, उसकी जो लास्ट का जो अंतिम जो शेष भाग रह जाता है, वो क्या है, गायों को खिला दी जाती है। तो एक मतलब वहां पर जो गाय भी कैसी हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। मतलब जब जैसी गाय ने उसको गुड़प लिया महुआ को, तो मीठी झिझकियां देकर उसने गाय को भगा दिया। किसने? उस नवयुवक ने। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ हम अब हमारा सफर कटाव की ओर। हमें उम्मीद थी, आवेश था, जुनून था और उत्तेजना थी। हमारे अंदर एक एनर्जेटिक फीलिंग हो रही थी कि हम अब हमारा सफर कटाव की ओर चलने लगा है। कटाव का रास्ता और खतरनाक था। कटाव का रास्ता क्या था? बेहद खतरनाक था। और उस पर धुंध और बारिश भी। उस समय धुंध मतलब जो धुंध भी थी और हल्की हल्की स्नोफॉल मतलब बारिश भी हो रही थी। ठीक है। जितने लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, मतलब ऐसे अंदाज से कि ताकि कोई खतरा महसूस ना हो। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत थी। जो जितने भी पहाड़ थे, पर्वत थे, घाटियां थी, सब पर बादलों की परत थी, छाई हुई थी। सब कुछ बादलमय हो गया था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने, जो खतरनाक रास्ते थे, आगे जाकर के और भी खतरनाक रास्ते हुए, क्योंकि लायुंग से कटाऊ 500 फीट की ऊंचाई पर था। वहां के रास्ते जो थे टेढ़े मेढ़े थे, बड़े ही खतरनाक थे, डरावने रास्ते थे। ठीक है ना। एहसास ने हमें मौन कर दिया था, हमें क्या कर दिया था? खामोश कर दिया था। और उस पर एक बारिश, मतलब ऐसे खतरनाक रास्ते कि बोलने में भी डर लगे, बोलने पर भी डर लगे, कहीं बोलने से हमें कोई खतरा महसूस ना हो जाए। एक चूक और सब खलास। एक चूक होने पर सब कुछ खलास हो जाए। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। रास्ता ऐसा था जो फिसलन भरी थी, थोड़ी सी चूक नीचे गहरी खाई की ओर। ठीक है। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था कि कब क्या घटित हो जाए। आसपास के जीवन का ऐसा कोई पता नहीं था कि कब क्या घटित हो जाए, कैसा मूवमेंट वहां पर दिखाई दे। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड्स। मतलब अगर आप शादीशुदा हो तो डाइवर्स स्पीड्स, तो अपनी स्पीड्स पर अपनी गति को तलाक दीजिए, अपनी गति को कुछ संभाल कर चलिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, फिर एक हमें वहां पर वार्निंग मिली, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। अगर आप सावधान रहोगे तो मौत भी आपके इर्द गिर्द नहीं आएगी, इसलिए संभल कर चलिए। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। करीब आधे रास्ते बाद
धुंध छटेगी। धुंध जो है धीरे धीरे छटने लगी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। जो सन्नाटा छाया हुआ था, जो खामोशी छाई हुई थी, वो भी हट गई थी। सृष्टि मतलब जो वहाँ का वातावरण, एलिमेंट्स, जो वहाँ का एनवायरमेंट, जो वहाँ पे एक जन्नत से जो पसरा हुआ था, बिखरा पड़ा था, वो। नारगी उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कटाओ जो है हिंदुस्तान का क्या है? स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। जो 50 वर्षीय जो सहेली जो नाच रही थी झूम झूम के, जिसको सब देख रहे थे, इतना सब जबरदस्त नाच रही थी, उसने बताया कि वो स्विट्जरलैंड जा चुकी है। उसने तुरंत प्रतिवाद दिया, उसने तुरंत उसका उत्तर काटते हुए कहा, मतलब जितेन नारगे का जवाब काटते हुए कहा कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है। स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर है। बताओ, मतलब जो मैं पहले बता चुका हूँ, स्विट्जरलैंड भी उसके सामने फैल है। हम कटाव के करीब आ रहे थे, करीब, क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। वाह, अब पहाड़ दिखाई देने लगे, दूर से मतलब बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे और काले दिख रहे थे। कुछ पहाड़ पर हरियाली छाई हुई थी और कुछ पहाड़ पर कोई हरियाली नहीं थी, वो काले थे, मतलब जस के तस थे। ठीक है, लग रहा था कि जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। ऐसा लग रहा है कि इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, और लेकिन अधूरा पाउडर छिड़का हो। आधे पर्वत पहाड़ों पर हरा पाउडर छिड़क दिया और आधे पहाड़ों पर काला पहाड़ पर क्या छिड़क दिया हो? पाउडर। देखिए एकदम ताजा बर्फ है। मतलब लग रहा है किसी ने पहाड़ों पर कहीं पाउडर बच रह गई हो तो कहीं धूप में बह गई हो। ऐसा लगता है कि कहीं तो पाउडर बच गई है और कहीं धूप में जो है छिड़क गई है, धूप में बह गई है। नारगी ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है। देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ, लगता है रात में स्नोफॉल हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर, थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। साबुन की झाग की तरह सब और क्या है? बर्फ गिरी हुई थी। पोली पोली बर्फ, जिसको बोलते हैं पोली पोली बर्फ बोलते हैं। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। कौन? देखिएगा, चांदी से चमकते पहाड़ दिखाई दे रहे थे। चांदी से चमकते पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ठीक है ना। एकाएक जितन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो मैंने जवाब दिया, राम रोचो। राम रोचो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। राम रोचो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? कौन बोला? जितेन नारगे। किसको बोला? मनी को, लेखिका को। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी कि वाकई में मेरी भाषा पे इतनी उत्साह है कि मेरी भाषा को हर कोई जानता है। कौन? जितेन नारगे के अंदर मन में उत्साह है कि मेरी भाषा, मतलब जितेन नारगे का था, नेपाली था। तो गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, जैसा चेहरा इतराने लगा। अब वो इतराने लगा, तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तभी क्या है, एकदम चमकती हुई बर्फ जो है महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउछ है, मतलब कौन? तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउछ है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन में भी थाप लगाने लगी थी। चारों ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जो है जितेन नारगे के मन में भी थाप लगाने लगी थी, कि उसके मन में भी एक गहरा छाप छोड़ने लगी। उसको भी बड़ा उत्साह आने लगा। प्रेम की झील में तैरते हुए, प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लग रहा था कि उसे बड़ा प्रेम मिल रहा था, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसे बड़ा एक वहाँ पे शांति मिली, सुकून मिल रहा था, बड़ा ही इसे अच्छा लग रहा था, वह झूमने लग रहा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लग रहे थे, बर्फ पर कूद रहे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, बहुत ज्यादा बर्फ थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, घुटनों तक जो है पोली पोली नरम नरम बर्फ थी, जो ताजी ताजी बर्फ थी। ऊपर आसपास और बर्फ से ढके पहाड़, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे, कि आसमान और बर्फ से ढके पहाड़, ऐसा लग रहा कि ये बर्फ से ढके पहाड़ जो है आसमान के को छू गए हों, आसमान को भी छू गए हों। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लग रहे थे। अपने कैमरे की इस मतलब सोट ले रहे थे, कैमरे से जो है उस यादों को सोट ले रहे थे, जो नई नई ताज़ा ताज़ा जो बर्फ थी उस पर जो अटकेलियाँ कर रहे थे लोग बाग, वहाँ पर वो अपने अपने तरीके से क्या ले रहे थे? कैप्चर ले रहे थे, कैमरे से अपने अपने आप को कैप्चर कर रहे थे। ठीक है। मेरे पाँव झनझन करने लगी थी। किसके? लेखिका के पाँव जो है झनझन करने लगी थी, पर मन वृंदावन हो रहा था, मन में खुशियां छाई हुई थी, मन जो है बहुत खुश हो रहा था। पैर झनझन कर रहे थे, बर्फ इतनी ताजा थी कि ठंडा ठंडा होने लगा था, है ना।
भीतर जैसे देवता जाग गए थे, भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी जी भरकर देखूं। ख्वाहिश हुई कि मैं भी इस बर्फ पर लेट करके इस जन्नत भरी बर्फीली जन्नत भरी बर्फीली जमीनी हरकत को देखूं, बर्फीली हरकत को देखूं। पर मेरे पास बर्फ और पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मेरे पास जो है बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, मैंने चाहा पर किराए पर ले लूं, पर कटाव युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। उस समय कटाव जो था युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। उस समय कटाव में एक भी दुकान नहीं थी। खैर जाने दो। धड़ाधड़ फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। जहाँ भी चारों तरफ के दृश्य को मैं अपने ऊपर अपने अंदर खींच रही थी। किसकी बजाय? फोटो खिंचवाने की बजाय। कौन? लेखिका, जिसने महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, जिससे कि महानगर के डार्क रूम में, महानगर का जो डार्क अंधेरा रूम है जो वहां से कलकत्ता से आई थी, वहां पर वो है, उस रूम में अपनी यादों को बार बार देख सके कि मैंने कैसे कैसे यादें बिताई हैं। संपूर्णता के उस क्षणों में हम यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। संपूर्णता मतलब सब कुछ देने वाले इस क्षणों में सब कुछ दे रहा था। वो ऐसा पल था जो सब कुछ उन्हें सौंप रहा था। क्या वो प्रकृति जो है उन्हें सब कुछ वहीं पर सौंप रही थी। ठीक है ना, कि आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे उसे, अपने उसको जो है प्रकृति की भक्ति से जोड़ रहे थे। आध्यात्मिक अतीत मतलब जो प्रकृति पसरी हुई थी, जो जन्नत जो वहां पे बिखरी हुई थी, उससे जोड़ रहे थे। किसको? लेखिका को। शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता, शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। किसने कल्पना की? ये लेखिका ने, कि वाकई में ऋषि मुनि यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने वेदों की रचना यहीं पर की होगी। जीवन सत्य को खोजा होगा और जीवन के सत्य को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सुख में सभी जो है आनंद के क्षण व्यतीत करें। ठीक है ना, यही महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा लगा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले। कि मतलब जो अंतिम संपूर्णता का प्रतीक, मतलब जो सब कुछ इतना देने वाला था, प्रकृति ने सब कुछ सौंप दिया था, इतना सुंदर नजारा जो था वहां पर, बड़ा से बड़ा अपराधी भी अगर वहां पे आ जाए तो क्षण भर के लिए क्या, वो हमेशा के लिए करुणा का अवतार बन जाए, हमेशा के लिए पाप को छोड़ करके पुण्य की अवधारणा को प्राप्त कर ले, पाप को छोड़ करके पुण्य की अवधारणा को प्राप्त करके, और प्राप्त करके क्या बन जाए? महात्मा बुद्ध जैसा बन जाए, महात्मा बुद्ध जैसा बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। ये ईव एक उपन्यास है, उसमें मिल्टन ने लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है था और दूसरों को अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था, दूसरों को बुरा करने की स्वभाव को भूल जाता था। मैंने मनी से पूछा, लेखिका ने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह खुशी से झूम रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है। ये हिमशिखर जो है मतलब पर्वत, बर्फीले जो पर्वत हैं, ये जो है जल स्तंभ है, जल को जल देने वाले हैं। पूरे एशिया में जल देने वाले ये हिमशिखर ही हैं। ठीक है ना, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है, कि प्रकृति जो है किस किस रूप में सबके लिए कैसे कैसे इंतजाम करती है। ठीक है ना, सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई मचती है, मतलब सर्दियों में तो जल इकट्ठा करती है और गर्मियों में जब त्राई मचती है चारों ओर, तो ये क्या है, ये बर्फ शिलाएं जो है पिघल करके जल धारा बन जाती हैं और सूखे जो कंठ है, गले हैं, उनको तरावट पहुंचाती है, उनमें क्या है, शीतलता पहुंचाती है, उनमें नई जान सौंपती है। नसों में क्या है, नई जान, नई चेतना सौंपती है। कौन? ये हिमशिखर। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, कितनी अद्भुत व्यवस्था इस प्रकृति की जो जल संचय बनाया, उन्होंने इस जल संचय को बनाया। ठीक है, मणि ने अभिभूत हो माथा दबाया, मणि ने अभिभूत होकर के, मतलब इतना उसके प्रति भक्ति भाव दिखा करके अपना माथा नवाया, अपना सिर झुकाया, किसकी ओर? हिमशिखर की ओर। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, जाने कितना हम पर कर्ज
इन नदियों का बहुत सारा कर्ज है, हिम शिखरों का, इन नदियों का बहुत सारा कर्ज है, इन हिम शिखरों का बहुत सारा हम पर कर्ज है। संसार कितना सुंदर है, संसार कितना सुंदर दिखाई देता है यहाँ पर आकर के। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, सपना जगाते उस पलों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। तभी उसका मन थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ते उन पहाड़ियों को ख्याल आ गया कि वाकई में एक ऐसा पल भी है जो पहाड़ी में पत्थर तोड़ करके हमारे लिए रास्ता बना रही है, हमें नया जीवन, हमारे लिए एक क्या है, हमें प्रकृति के दर्शन कराने के लिए, हमें इस जन्नत के दर्शन कराने के लिए हमें रास्ता सौंप रही है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर जैसे आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। अब क्या नजर आया उन्होंने? फौजी छावनी नजर आई, फौजी छावनी नजर आई। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है। उससे मनी को और उनकी जो मतलब लेखिका को, मनी को, जो जितने भी और सैलानी बाकी पीछे पीछे आ रहे थे, उनको लगा कि वाकई में ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है, थोड़ी दूर पर क्या है, चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस पर था, -15 डिग्री सेल्सियस पर तापमान था कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, आप लोगों को बहुत कष्ट होता होगा। किसने पूछा? लेखिका ने किससे पूछा? एक फौजी से पूछा जो वहां पर पहरा दे रहे थे, जो अपनी अपनी सरजमी की रक्षा कर रहे थे, अपनी हिंदुस्तान की मतलब सीमा की रक्षा कर रहे थे। हंस दिया, हंसकर एक उदास हंसी हंसी, लेकिन उस समय कौन सी हंसी थी उसकी? एक उदास हंसी, हंसी भी थी लेकिन उदास रूप में। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं? पहरा दे रहे हैं। फेरी बेदुला फिर मिलेंगे, यह कहते हुए किसने कहा? लेखिका ने। जितेन ने जीप चालू कर दी, ठीक है। थोड़ी देर बाद ही फिर थोड़ी ही देर बाद फिर दिखी एक फौजी छावनी, एक छावनी फिर से दिखी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आज अपना दे रहे हैं आपके कल के लिए, आपके सुनहरे कल के लिए हम आज अपना दे रहे हैं, हम अपना आज दे रहे हैं आपके सुनहरे कल के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम बचे जो कुछ अंश हैं उसके साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।